हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक स्पेशल टाइप्स ऑफ बट वेल्ड के बारे में, जिसको कहा जाता है रीइंफोर्समेंट इन बट वेल्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम में कुछ अलग टाइप के वेल्डिंग की हुई है। रीइंफोर्समेंट बट वेल्ड में रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आरसीसी में हम लोग पढ़ते थे रीइंफोर्स करना। मतलब रीइंफोर्स का मतलब सिर्फ बार से नहीं होते हैं। मतलब रीइंफोर्स का होता है कि किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। आर्मी में रीइंफोर्समेंट होते हैं कि आर्मी में मतलब मोर नंबर ऑफ सोल्जर्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं, कहा जाए कि इसको रीइंफोर्स कर दिया गया। सॉइल रीइंफोर्समेंट में इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर बार्स को इंक्लूड किया जाता है। प्लास्टिक रेजिन्स को सॉइल के साथ में मिलाया जाता है ताकि सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो उसी तरह से रीइंफोर्समेंट यहाँ पर वेल्डिंग में आती है, जिसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि यहाँ भी बार्स का यूज किया जाता है। इसमें वेल्ड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जाता है, जिसके वजह से कहा जाता है रीइंफोर्समेंट इन बट वेल्ड। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में पूछा जा चुका है, तो आज इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया। रेनफोर्समेंट का मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग वेल्डिंग एक्स्ट्रा वेल्डिंग ऑन टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ प्लेट सरफेस इज नोन एज रेनफोर्समेंट इन बट वेल्ड। मतलब जो हमारे पास प्लेट है, प्लेट 1 प्लेट 2 है, इसके बीच में एक्स्ट्रा वेल्डिंग, यानी इसके बीच में तो फिल करते ही वेल्डिंग, इसको कहा जाता है बट वेल्ड या ग्रूव वेल्ड। इसके एक्स्ट्रा वेल्डिंग करते हैं कहाँ? टॉप में भी और बॉटम में भी। जो ये एक्स्ट्रा वेल्डिंग होती है इसी को कहा जाता है रीइंफोर्समेंट। एक्स्ट्रा वेल्डिंग को रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू IS 816 ये जो एक्स्ट्रा वेल्डिंग होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीइंफोर्समेंट कितनी होनी चाहिए? 3 mm से ज़्यादा ये हाइट नहीं होनी चाहिए। कुछ स्पेशल पॉइंट्स है इसके बारे में, जिसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट वही है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होना चाहिए या एक्स्ट्रा वेल्डिंग का 3 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाय प्रोवाइडिंग रीइंफोर्समेंट इफिशियंसी ऑफ बट वेल्ड इज इंक्रीज्ड। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि ज़्यादा वेल्डिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी जो होगी उसकी इंक्रीज कर जाएगी। नो स्ट्रेस कैलकुलेशन इन द रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में एक्स्ट्रा स्ट्रेस का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। हालांकि जो हम वेल्डिंग करते हैं उसका शियर स्ट्रेस हम लोग, शियर स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन रीइंफोर्समेंट में ऐसा कैलकुलेशन नहीं होता है। अप्रॉक्स 10% ऑफ थ्रोट थिकनेस इज इंक्रीज इफ़ यू प्रोवाइडेड रीइंफोर्समेंट। जब हम रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो थ्रोट थिकनेस जो है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? 10%। तो ये सब डाटा है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। इन केस ऑफ वाइब्रेशन reinforcement should not be provided, टॉप सरफेस शुड बी प्लेन। जहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा हो या वाइब्रेशन के लिए जिस स्ट्रक्चर का बनाया जाना हो वहाँ पर इन्फोर्समेंट हम लोग नहीं देते हैं टॉप सरफेस में। टॉप सरफेस क्या होना चाहिए? प्लेन होने चाहिए। ठीक है, तो ये थे रीइंफोर्समेंट इन बट वेल्ड के बारे में। एक छोटा सा और इसमें टॉपिक इंक्लूड करना चाहे तो पूछा जाता है कि बट वेल्ड जो होते हैं, थ्रोट थिकनेस बट वेल्ड में कितने होते हैं? बट वेल्ड में थ्रोट थिकनेस कितने होते हैं? बट वेल्ड कहते हैं किसको? जैसा कि डायग्राम देख सकते हैं कि दो प्लेट सामने सामने रख के इस प्रकार से वेल्डिंग की जाए कि इसके एज के पैरेलल, यानी कि प्लेट के एज के पैरेलल हमारी वेल्डिंग है, बीच में वेल्डिंग को फिल कर देते हैं। इसको कहा जाता है बट वेल्डिंग। यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो फोर्स होता है वो सेम प्लेन में होता है। बट वेल्ड्स आर कॉस्टली एज कम्पेयर टू फिलेट वेल्ड ड्यू टू एज मेकिंग। एज को बनाना पड़ता है, एज को रगड़ के उसको शार्प बना करके, ऐसे नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो हम उसको वेल्डिंग कर देंगे, तो उसको एज को प्रिपेयर करना पड़ता है। इसलिए फिलेट वेल्ड की रिस्पेक्ट में ये वेल्डिंग जो होती है वो कॉस्टली होती है। और वेल्डिंग भी यहाँ ज़्यादा लगती है क्योंकि वेल्डिंग को फिल करना पड़ता है, इसलिए ये कॉस्टली होता है। थ्रोट थिकनेस जो बट वेल्ड में होता है दो तरह से होते हैं, एक कंप्लीट पेनिट्रेशन और दूसरा है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। कंप्लीट पेनिट्रेशन से मतलब किसका है? देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ वेल्डिंग थे, सिंगल भी, डबल भी, सिंगल जे, डबल जे, सिंगल यू, डबल जे, डबल यू। तो उस टाइप के वेल्डिंग थे। तो कंप्लीट पेनिट्रेशन उसमें होगा जहाँ पर डबल डबल वर्ड यूज हुआ हो। ठीक है, डबल वर्ड जहाँ पर भी यूज है तो कंप्लीटली पेनिट्रेट करेगा वेल्डिंग वहाँ पे। और जहाँ सिंगल होगा वहाँ पर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होगा। तो दो टाइप से होते हैं, एक कंप्लीट पेनिट्रेशन, दूसरा इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। कंप्लीट पेनिट्रेशन के केस में थ्रोट थिकनेस जो होता है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट ही होता है। सपोज यहाँ पर जो आप वेल्डिंग का टाइप देख रहे हैं ये है कंप्लीट पेनिट्रेशन का एग्जांपल। क्या है ये? यहाँ भी ऊपर भी भी है, नीचे भी भी से बन रहा है, ये डबल भी है। सामने सामने रखा गया प्लेट जो है ये डबल भी को दिखा रहा है और इसमें जो पेनिट्रेशन हो रहा है ये कंप्लीट पेनिट्रेशन है। इस केस में जो थ्रोट थिकनेस होगा वो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के बराबर होगा। सपोज इस प्लेट की थिकनेस है 10 mm, इसकी थिकनेस है 8 mm, तो थ्रोट थिकनेस किसको कहते हैं? मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड को कहा जाता है थ्रोट थिकनेस। तो जो मिनिमम साइज होगा, जो थिनर प्लेट का थिकनेस होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा थ्रोट थिकनेस। अब बात करते हैं कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन यानी कि सिंगल
वी, सिंगल यू, सिंगल जे, बिभेल्ड जो होता है, इस केस में जो होता है थ्रोट थिकनेस ये 5/8 टाइम्स होता है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट का। थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट का 5/8वां भाग हो जाता है थ्रोट थिकनेस। तो ये दो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस किए कि थ्रोट थिकनेस क्या होता है बट वेल्ड में इन केस ऑफ कंप्लीट पेनिट्रेशन, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, एंड रिइंफोर्समेंट इन बट वेल्ड क्या होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।